कि ग्राफोलॉजी क्या होती है और इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। सिग्नेचर करने के बाद डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब फिर आप नहीं सुनेंगे किसी की। सक्सेस के लिए अगर आपने अपना फर्स्ट नेम नहीं लिखा तो आपको सक्सेस उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिज़र्व करते हैं। कि सबको ना धड़ल्ले से पैसा चाहिए, चारों तरफ से पैसा आए। क्या हैंड राइटिंग में उसका कोई साइन होता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं? दोनों जब GJY में ऐसा बनेगा तो ये मनी या रिलेशनशिप से रिलेटेड चीटिंग है। जो हम हैंड राइटिंग से देख रहे हैं ये 100% आपको बताएगा कि ये 100% चीटिंग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, बिल्कुल ये तीन चीज़ें के बिना किसी को सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। मतलब कह सकते हैं कि हैंड राइटिंग से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। क्या होगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एटलीस्ट हम हैंड राइटिंग देख के लोगों को बता सकते हैं कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है। और अगर हैंड राइटिंग आपकी राइटवर्ड बेंट है, मतलब राइट की तरफ बेंट है, तो इसका मतलब आप एक्सट्रोवर्ट है। किसी की भी हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, स्पेशली बच्चों की अगर हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है तो वो एक अलार्मिंग साइन है। सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं वो वहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा जब भी पॉडकास्ट आता है धर्म सूत्र पे, बहुत डिफरेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, डिफरेंट टॉपिक होते हैं। पर आज का टॉपिक आपने सोचा भी नहीं होगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि आपने अपनी कुंडली दिखा ली एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, ठीक है। आपने अपने नंबर्स को भी ठीक करा लिया, न्यूमरोलॉजी भी करा ली, और सबसे बड़ी बात आपने अपना नाम भी चेंज कर लिया। सब चेंज करने के बाद क्या सक्सेस मिली? नहीं मिली, क्योंकि आपने एक मेन चीज को मिस कर दिया, आपका राइटिंग। कभी आपने सोचा है कि आपकी राइटिंग आपके बारे में बहुत कुछ बताती है? तो आज का पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि आपकी राइटिंग से आप क्या क्या जान सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्राफोलॉजी क्या है, कैसे आपको आप अपने बारे में जान सकते हैं सिर्फ अपनी राइटिंग से। क्योंकि आज हमारे साथ 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्च, बहुत सारी बुक आप लोगों के लिए लिखी हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, आज हम उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी रिसर्च पे बात करेंगे। क्योंकि सर ने ग्राफोलॉजी पे बहुत सारी बुक लिखी हैं जो कि अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हैं। आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पहले हम गेस्ट का स्वागत करते हैं, आपको वेट नहीं कराएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ ग्राफोलॉजिस्ट, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो स्वागत करते हैं सौरभ अवस्थी सर का। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे सर, आज मुझे ग्राफोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के मैं पॉडकास्ट भी के बहुत लिए। एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि ग्राफोलॉजी क्या होती है और इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ग्राफोलॉजी बेसिकली ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब जो है, एक कोई भी डॉट अगर आप उस पे डालते हैं, पेपर पे डालते हैं, तो वो एक तरीके का हम कहते हैं ग्राफ है, साइन है। अब वो उसकी स्टडी, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। आजकल अगर हम उसको बोले तो वो है हैंड राइटिंग एनालिसिस, या जो भी आप लिख रहे हैं। सिर्फ हैंड राइटिंग ही नहीं, हैंड राइटिंग तो बहुत बड़ा पार्ट है उसका, लेकिन आपने खाली बैठे बैठे आपने कई बार न्यूज़पेपर में जो खाली सेक्शन होते हैं उसको भर दिया हो, कभी किसी की मूछें बना दी हो हीरोइन की, कभी किसी की कुछ ऐसा कर दिया, तो वो सब भी ग्राफोलॉजी का ही पार्ट है। आपने बुक में बैठे बैठे पीछे कोई किसी से बात करते करते कोई साइन बना दिया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने क्लाउड्स बना दिए, तो वो सब पार्ट है ग्राफोलॉजी का। तो ग्राफोलॉजी इज द सिग्नेचर, आप जो करते हैं वो भी एक पार्ट है ग्राफोलॉजी का। तो एंटायर एवरीथिंग इज ग्राफोलॉजी एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें हैंड राइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर और ये डूडल्स वगैरह जो बनाते हैं, सब चीज़ें आती हैं। और इसको मैं बोलूँगा हैंड राइटिंग। और जो हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें, हैंड राइटिंग इज़ नॉट हैंड राइटिंग, आपका हैंड नहीं राइट कर रहा है, इट इज़ योर ब्रेन राइटिंग, तो इट इज़ ब्रेन राइटिंग। और हम लोग जनरली, और जैसे हम तो ग्राफोलॉजी में तो ये बात करते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताता है, क्या कम है क्या ज़्यादा है। आपका हैंड राइटिंग सैंपल वो आपका ब्रेन सैंपल है, ब्रेन का टेस्ट है, या आपके माइंड का टेस्ट है। आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, क्या आपके अंदर क्या इमोशनल ट्रॉमा है, हैप्पीनेस है, क्या आपका अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो आपकी हैंड राइटिंग से पता लगता है।
मतलब कह सकते हैं कि हैंड राइटिंग से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। पर्सनैलिटी ही नहीं, बहुत कुछ जज किया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जज किया जा सकता है हैंड राइटिंग के साथ। आपकी जैसे मैंने बोला आपकी ब्रेन राइटिंग है हैंड राइटिंग, तो वो आपका ब्रेन लिख रहा है, और हम हैंड राइटिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम कि बच्चा पैदा हुआ तो वो तो पेन पकड़ा दिया, वो तो कुछ लिख ही देगा। एक्चुअली हैंड राइटिंग अगर हम हैंड राइटिंग को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझें या बायोलॉजिकली समझें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर टास्क, क्योंकि इसमें सिर्फ मसल्स नहीं है। अब आपको हैरानी होगी जान के कि हमारे हाथों में 27 तरीके की बोन्स हैं जी, और करीब 70 मसल्स हैं जो उन बोन्स को पकड़ के रखते हैं, उनको वो करते हैं। अब आप तो हाथ से लिख रहे हैं और हाथ से हमें सिखाया गया कैसे लिखना है, लेकिन हमारा ब्रेन हमें बता रहा है क्या लिखना है। तो एक टास्क नहीं है। अब मान लीजिए कोई स्पेलिंग लिखनी है आपने, तो यहाँ पे आपका ब्रेन सोच रहा है कि स्पेलिंग क्या है, और दूसरा हाथ उसको हिसाब से कुछ ना कुछ वो आपके पेपर के ऊपर बना रहा है। तो ये दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं, दो मसल्स भी काम कर रहे हैं, बोन्स भी काम कर रही हैं, आपके जो ब्रेन है जो सिग्नल भेज रहा है क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें एक पैरेलली हो रही है। लेकिन हमें इतनी आदत पड़ जाती है, जैसे इसको साइकोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल, मतलब आप अनकॉन्शियसली लिखते हैं। जब भी आप लिखते हैं आप कंटेंट पे ध्यान देते हैं, कैसे लिखते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं वो तो हैंड राइटिंग कैसी आ रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई नहीं ध्यान देता सर, जो आपका मन में चल रहा है जो टॉपिक है उसके बारे में आप ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में आप लिखते हैं। तो वो दैट इज़ वेरी, तो वो वहाँ पर हमारा हैंड राइटिंग जो है वो ब्रेन लिख रहा है जो हैंड राइटिंग, लेकिन वो ब्रेन जो है समझ लीजिए जैसे ईसीजी आता है आपका हार्ट का, आपका ब्रेन का ईसीजी आपकी हैंड राइटिंग है। तो क्या चल रहा है आपके मन में, क्या सोच है, वो सारी चीज़ें पेपर के ऊपर आ जाती है। हैंड राइटिंग एनालिसिस हो गया, ऐसी सिग्नेचर एनालिसिस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? नहीं देखिए, हैंड राइटिंग दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करूँगा जी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, मतलब ये साइकोलॉजी टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि 94% ऑफ वट एवर यू डू इन एंटायर डे, जो भी आप काम कर रहे हैं 94% उसका वो सबकॉन्शियसली ड्रिवन है, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग नया साल आता है जिम की मेंबरशिप लेते हैं, हमें ये कुछ करना है, वो कॉन्शियस माइंड आपका बोलता है हमें ये करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको गवर्न कर रहा है। हमारा हम जो भी कुछ कर रहे हैं एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड, और ये हमारे कुछ जिसको हम बोलते हैं हमारे न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, या हम ये कहें हमारे सेट पैटर्न बन जाता है हमारा बिहेवियर का 16 साल 18 साल तक की एज तक, वही पैटर्न आपका जिंदगी भर चलता है। हैंड राइटिंग भी उसी तरीके का एक पैटर्न है, जिस तरीके से आपका जो आप सोचते हैं वो है हमारा सबकॉन्शियस ड्रिवन, क्योंकि सबकॉन्शियस बता रहा है आपको कैसे लिखना है। हैंड राइटिंग तो सबकॉन्शियस है, लेकिन सिग्नेचर एनालिसिस जो है, सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं वो वहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड आ जाता है। जब भी आप अपना नाम लिख रहे हैं या आप साइन कर रहे हैं, अब चाहे बहुत छोटा सा कहीं विजिटर रजिस्टर है वहीं पर साइन कर रहे हो, चाहे वो कुरियर वाला आपसे रिसीट लेता वहां पर उसके साइन कर रहे हैं, किधर भी साइन कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में सोचता है। इंडिविजुअलिटी आ जाती है वहां पे कि ये मैं हूँ, मैं अपनी छाप या अपना प्रेजेंस या अपने आप को एक पेपर पे छोड़ रहा हूँ, तो वो आपका सिग्नेचर है। वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड आ जाता है। और हैंड राइटिंग हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बचपन में आपने देखा होगा हम सब लोग, सभी को एक ही तरीके से सिखाया गया हैंड राइटिंग, सबको वो कर्सिव हैंड राइटिंग दी गई। अब लेकिन बड़े हो के तो सबकी हैंड राइटिंग अलग है, बिल्कुल। और ये आप हैरानी होगी आप लोगों को जानकर कि जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग है, वैसे हैंड राइटिंग भी दुनिया में दो लोगों की सेम हैंड राइटिंग नहीं हो सकती, सबकी अलग है। तो ये, और वो एक और इंटरेस्टिंग ये है बात, अगर आपकी हैंड राइटिंग बचपन में आपने कुछ लिखा हो वो आपको आज मिल जाए पूरे उसमें, आप तब भी पहचान लेंगे आपकी हैंड राइटिंग कौन सी है। मतलब उसका भी चेहरा है हैंड राइटिंग का भी, देयर इज अ फेस टू योर हैंड राइटिंग जो कि रिकॉग्नाइजेबल है, आप कभी भी पहचान सकते हैं। तो जब हम हैंड राइटिंग की बात करें और सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर इज समथिंग व्हिच यू हैव प्रैक्टिस्ड। वो आपने अपना जब 10वीं का पहला हम सिग्नेचर करते हैं, दैट इज द ऑफिशियल हमारा 10th के उसमें सिग्नेचर होता है, वो आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होता है, और वो भी आपने अपने दोस्त को, किसी फिल्म स्टार को या अपने पेरेंट्स को करते के, मतलब इसका बहुत अच्छा है तो मैं भी ऐसा ही करता हूं, उनके जैसा सा आप बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वो पूरा डिजाइन करते हैं और बहुत बार प्रैक्टिस करके करते हैं। और लेकिन वो भी आपके बारे में सिग्नेचर जो है वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी पर्सनैलिटी का समझ लीजिए आउटर
जो एक्सप्रेशन है वो सिग्नेचर है, और जो इनर एक्सप्रेशन है वो आपकी हैंड राइटिंग है। क्या बात है सर। तो मतलब हैंड राइटिंग के बारे में आपने इस तरीके से कैसे जज करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई आता है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कुंडली देखते हैं, फिर साथ में आप हैंड राइटिंग भी करा के देखते हैं? नहीं, मेरा बहुत सिंपल है। मैं जब भी किसी की हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ तो मेरे को हैंड राइटिंग और सिग्नेचर ये मैं ज़रूर लेता हूँ किसी के लिए भी। इनफैक्ट अगर कोई मैच मेकिंग के लिए आता है तो मैं 2 हस्बैंड वाइफ जो भी लड़का लड़की है उनके हैंड राइटिंग सैंपल ज़रूर लेता हूँ। बिना हैंड राइटिंग मैच करे या बिना हैंड राइटिंग देखे कंसल्टेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि कुंडली एक चीज़ बता रही है। देखिए, कुंडली में टाइम कभी ऊपर नीचे हो गया, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, डेट भी कई बार हमारे को नहीं पता होती। हमारे को न्यूमरोलॉजी तो खैर जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, लेकिन हैंड राइटिंग कभी चेंज नहीं होती। हैंड राइटिंग आपके बारे में जो आपके मन में है, जो आप हैं, उसके वो मतलब समझ लीजिए आपका पूरा चरित्र आपके पेपर पे छप के आ जाता है जो आप लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर होता है, जैसे लगता है ना मोती प्रोदी हो, किसी का इतना होता है कि वो समझ ही नहीं आता है, तो कैसे जज करते सर? कई बार तो आप भी नहीं लिख समझ पाएंगे कि इसका क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें हम ऐसा जज नहीं कर सकते किसी को कि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो बहुत अच्छा है और हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो वो खराब है, क्योंकि ये तो ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है। जब हम बहुत सुंदर लिखते हैं, इसमें इनफैक्ट बहुत बड़ा ऑपोजिट वो है, जब बहुत सुंदर लिखता है कोई तो सुंदर लिखने में टाइम लगता है, जल्दबाजी में नहीं लिख सकता सुंदर। आपने जल्दी जल्दी लिखना है तो हम बहुत, और जल्दी जल्दी क्यों लिखता है इंसान? अगर आपको कोई आंसर आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आप दे रहे हैं तो अगर आपको कोई आंसर आता है तो आपका माइंड आने वाला जो वर्ड्स है उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है और आपका हाथ उतनी जल्दी मूव नहीं कर पा रहा, तो हम बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। कुछ कई बार तो कुछ वर्ड्स भी बीच में मिस हो जाते हैं और उसको हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो जैसे कहीं पे ING वर्ड एंड हो रहा है तो हम ING नहीं लिखेंगे, सीधा जी लिख देंगे, सीधा लाइन मार के जी कर देंगे। तो वो ऐसा हमारे माइंड वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड ज़्यादा तेज चल रहा है, हमें आंसर आता है, हमें पता है हमें और लिखना है, लेकिन हमारा हाथ जो है उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहा। तो अगर हम बहुत ऐसी हैंड राइटिंग होती है तो हम उसको जीनियस की हैंड राइटिंग, एक बड़ी इंटेलिजेंट हैंड राइटिंग भी बोलते हैं। और जबकि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग जो होती है वो बहुत धीरे धीरे लिखी जाती है। जब आप धीरे लिख रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं, माइंड भी धीरे प्रोसेस कर रहा है, यानी देयर आर चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा जिसकी सबसे सुंदर हैंड राइटिंग है वो बहुत उस सबके लिए है, लेकिन देयर आर चांसेस, ग्राफोलॉजी में और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, देयर आर चांसेस कि ऐसे लोग जो हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं वो थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। वो थोड़े से वो अपनी बातों को घुमा के अपनी थोड़ा मैनिपुलेशन उनके वो बन सकता है, क्योंकि दे आर प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन वेरी स्लोली इन देयर हेड्स, तो वो मैनिपुलेशन की भी है। तो इसलिए सुंदर हैंड राइटिंग देखकर आप ये ना सोचें कि बहुत अच्छा है और ख़राब हैंड राइटिंग देख के ये ना सोचें कि ये बहुत ख़राब है। कुछ ऐसे इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते होंगे जिन्हें देख के आप बता दें कि इसकी पर्सनैलिटी किधर जा रही है, किस तरीके से? अल्फ़ाबेट सिर्फ अल्फ़ाबेट से ज़्यादा इसमें ग्राफोलॉजी को जब हम हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं, 2 मेथड हम लोग बोलते हैं जी। एक होता है गस्टॉल्ट मेथड, विच इज़ बेसिकली लुकिंग एट द हैंड राइटिंग, पूरा हैंड राइटिंग देखा हमने और उसको एक जैसे कहते हैं ना ओवरऑल ऊपर से देखा, मतलब उसके अंदर बारीकियों में नहीं घुसे उसके। फिर दूसरा मेथड होता है ट्रेट मेथड। ट्रेट मेथड में हम इंडिविजुअल लेटर्स के साथ साथ बिल्कुल बारीकियों में जाके कि कैसे लेटर की फॉर्मेशन है, वो लेटर की फॉर्मेशन क्या बताती है आपके बारे में। तो मैं धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। अब जैसे हैंड राइटिंग के अंदर हमारा अब सबसे पहले आता है हमारा एक बेस लाइन मतलब आप प्लेन पेपर पे लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं जी। तो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप कभी भी एक प्लेन पेपर पे लिख रहे हैं और लिखते समय आपकी हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, किसी की भी हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, स्पेशली बच्चों की अगर हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है तो वो एक अलार्मिंग साइन है। वहाँ पर वो बताता है कि बच्चा या आप खुद अभी थोड़े उदास हैं, मायूस हैं, कुछ आपके अंदर आपका मतलब डिप्रेसिव नेचर है भी इस समय आपका, या आप कुछ किसी दुख कोई कुछ बेजर कुछ हुआ आपके साथ, अभी किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ कुछ लॉस हो गया, किसी ने कुछ, तो वो एक मतलब और वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, मोमेंट्री है तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूस अब नीचे की तरफ जा रहा है तो एक सिग्नल है कि आपको अभी अटेंशन की ज़रूरत है। स्पेशली बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को अगर बच्चों की हैंड राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है विच मीन्स कि ये अभी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज है समझ लीजिए अभी।
तो हैंड राइटिंग से आप ये तक पता चल गया कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। मैं बताऊंगा आपको हैंड राइटिंग से और क्या क्या हम हाँ बता बिल्कुल सकते सर। हैं। ठीक है, एक तो बेसलाइन मैंने आपको जी, बताया जी, कि जी। हम सिर्फ ये बेसलाइन जी, एक जी। उसको बोलते हैं। दूसरा हैंड राइटिंग जब हम चेक करते हैं, हम हैंड राइटिंग में 2 लेटर्स के बीच का स्पेस भी चेक करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई भी जो अब आप लिख रहे हैं तो 2 वर्ड्स हैं, मतलब हालांकि इसमें तो 2 लेटर्स, 2 वर्ड्स और 2 लाइन्स, हर एक के स्पेसिंग के बारे में भी हम बात करते हैं। ओके। और फिर अगर मान लीजिए 2 वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आप ले रहे हैं, मतलब इतना स्पेस ले रहे हैं कि जिसमें 1 लेटर आना चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में 1 लेटर या 1.5 लेटर के आसपास की स्पेस होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें 3 लेटर फिट कर सकते हैं, इतना स्पेस आ गया, इसका मतलब आप बहुत अलग अलग रह रहे हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको दूरियां पसंद है, आप लोगों से मिलना नहीं पसंद करते ज़्यादा। ठीक है, और फिर लाइंस के बीच में स्पेस होता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे एक पेज पे लगभग 26 लाइंस होती है, अगर कभी आप गिनेंगे एक रजिस्टर के अंदर कितनी लाइंस है, 26 लाइंस है। अगर मान लीजिए उसमें, और ये जो लाइंस हैं, हम कितनी लाइंस लिख रहे हैं एक पेपर पे, ये हमारे डेली के टास्क है, हम कितना काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइन लिखी है, पूरा पेपर भर दिया आपने, और नंबर ऑफ लाइंस कहीं 22, 23, 24 से ऊपर चली गई है, इसका मतलब आप दिन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। इनफैक्ट किधर पेपर में कहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं कि शाम को जल्दी, मतलब किस समय अपना काम करना पसंद करते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, अगर पूरा पेपर भरा हुआ है, मतलब कहीं पे कोई जगह नहीं छोड़ी हुई, तो इसका मतलब है आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं। और कई बार तो मैंने उसको न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट किया है कि वो डेस्टिनी 8 या बेसिक 8 के बारे में बताता है, वो भी चीज़ बताता है। तो ये हमारे हैंड राइटिंग का ये है। फिर एक और चीज़ आती है, हम लोग हैंड राइटिंग में देखते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। ओके। अब आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में हम कैसे बताएंगे कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से मतलब पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे तो सिर्फ एक ग्रहों को लेके, और अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो नंबर्स को लेके हम बात करते हैं, और हर नंबर का कुछ एक ग्रह के साथ कनेक्शन होता है। अब होता क्या है, जैसे जब हम मैच मेकिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, मतलब इंट्रोवर्ट है मतलब आदमी ज़्यादा बोलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, उसको कहीं बाहर जाना घूमना पसंद नहीं होगा, लोगों से मिलना पसंद नहीं होगा। और अगर एक्सट्रोवर्ट है तो उसको लोगों से मिलना पसंद होगा। तो जब ऐसे केसेस आते हैं, अब आप हैंड राइटिंग लिखते हैं और अगर हैंड राइटिंग आपकी राइटवर्ड बेंट है, मतलब राइट की तरफ बेंट है, तो इसका मतलब आप एक्सट्रोवर्ट है। और हैंड राइटिंग अगर स्ट्रेट या लेफ्ट है, स्ट्रेट को भी हम बीच का मानते हैं वैसे तो, बट अगर लेफ्ट और बेंट है तो इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट है, आपको ज़्यादा बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद नहीं आएगा। अब 2 लोगों को, अगर 2 लोगों का नेचर देखना हमने कि ये एक्सट्रोवर्ट है, इसको बाहर घूमना पसंद होगा, इसको घर में रहना पसंद होगा, इसको नए नए कपड़े चाहिए, जगह अलग अलग चीज़ें चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, एक अपने आप को एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता। तो ये 2 अलग डिफरेंट नेचर बन जाते हैं। अब ये 2 नेचर आपस में कैसे मिलेंगे, क्या होगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एटलीस्ट हम हैंड राइटिंग देख के लोगों को बता सकते हैं कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है। तो वो चीज़ें भी पता लग कुछ लिख के सर कुछ एग्जांपल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे इसमें। देखिए, इसमें हम वर्ड्स की जब बात करेंगे तब हम लोग कुछ, आपको मैं वर्ड्स पे आता हूँ अभी धीरे धीरे, वो ट्रेट मेथड जाएगा, अभी बेस्ट डॉट भी हम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जब ये मैंने बहुत बेसिक सी आपको चीज़ें बताई। तो जैसे सर हम जब कुंडली दिखाते हैं तो हमेशा कुंडली दिखाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइफ में उसके पैसा नहीं आ रहा है, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो कुंडली हमें, आपने बताया कि हैंड राइटिंग हमें इतना बताती है कि हैंड राइटिंग हमें सक्सेस के बारे में बता सकती है। क्या हम हैंड राइटिंग को देख के इसके फ्यूचर में ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, वहां तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इनफैक्ट हैंड राइटिंग आपको, मतलब सक्सेस, अगर आप सक्सेस के ऊपर थोड़ा सा भी, मतलब इसको, मतलब सक्सेस मतलब कुछ पाना है, आपने कुछ, जो आपका गोल है उसको, गोल होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना, वो गोल है। अब वो गोल हमने सिर्फ मन में बना रखा है कि वो एक्चुअली, मतलब ऐसी फैंटेसी है आपकी कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे हो सकता है आप किसी का गोल है, भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मैंने वो सपने ले रखे। सपना है कि गोल है, तो वो पहले डिफाइन करना है कि अगर आपका गोल एक्चुअल गोल है तो वो गोल अभी जिस लेवल पे आप है उस लेवल से आगे कितना बड़ा, आगे है कि नहीं है, ये आपकी हैंड राइटिंग बता देगी। अगर हैंड राइटिंग में जैसे हम बात करेंगे, अभी आप कोई वर्ड लिखिए, इसमें एटीट्यूड वर्ड लिखिए, ATTITUDE, ये वर्ड लिखिए। मैं आपको इसमें एक छोटा सा, ये आपने एटीट्यूड लिखा, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड जो देखने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है लेटर टी। लेटर टी, ठीक है। अब 99
मतलब 99% ले लीजिए, चलो 1% को मैं छोड़ देता हूँ, आप सबको ये मिलेगा कि जो लेटर टी है, जैसे ये यहाँ पर, ये इसी के बराबर है। ये जो टी का क्रॉस बार है, ये जो टी आपने जो बनाया है, ये जो टी बना है, जैसे ये आपने एटीट्यूड वर्ड लिखा, अब सक्सेस पाने के लिए मैंने आपको बोला कि हमारे गोल्स जो है वो हाई होने चाहिए, राइट, ठीक है। अब हम सोचते तो हैं हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारे गोल्स जो हम जो एक्चुअल काम है वो गोल्स हमारे हाई नहीं होते। अगर आपको वाकई में अचीव करना है, वाकई में वो करना है, तो जो टी लिखा ना आपने, टी यहाँ पे टी जो है ये मिडिल जोन पे जा रहा है, मतलब टी बराबर ही है, मतलब टी यहाँ पे ये जो यू के बराबर है, आई के बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, इसे टच कर रहे हैं ना, ये बराबर है, उसी हाइट पे है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जैसे एटीट्यूड लिखना है तो यहाँ पर टी इतना ऊपर लिखना है, ओके, ये ध्यान से लिखना है। और अगर आपने ऐसे लिखा, टी को ऊपर कर दिया, टी मिडिल जोन से ऊपर हो गई, इस लेटर से ऊपर आना चाहिए यहाँ। तो मतलब सक्सेस में कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप, मतलब आप चाहते हो तो बहुत कुछ हो, लेकिन कर कुछ नहीं दे उसके लिए, जो क्योंकि आपने गोल जो सेट किया है वो हायर गोल सेट नहीं किया। बिना हायर गोल सेट किया आप हायर चीजें अचीव कैसे करोगे? सर जैसे अभी मैंने लिखा, क्योंकि जो हैंड राइटिंग है वही लिखी, तो ये किस तरीके से बता रही है कि हम किस तरीके से हो सकते जो हैं? टी का क्रॉस बार है ये बताता है हम अपनी लाइफ पे कैसे गोल सेट करते हैं, ओके, हम कैसे चलते हैं। कई बार तो ये और नीचे होता है, एकदम नीचे यहाँ पर होता है, तो गोल्स है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं अचीव करेंगे वो जीवन में फॉर श्योर। ये दिखाता है कि कितने एम्बिशियस आप हो, कितने आपको गोल, आपने जो गोल सेट किया हुआ है वो कितना हायर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये टी का क्रॉस बार, पहला स्टेप, टी का क्रॉस बार हमें थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है। इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे हमारे, आप ऑटोमेटिक इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में क्या है, वो तो वैसे ही बन जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग अफर्मेशंस हम लोग लिखते हैं, जी, तो चाहे तो आप इसमें अफर्मेशन भी बना सकते हैं कि आई हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उसमें क्या होता है, कई सारे टी आ गए उस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में ज्यादा टी आ जाएंगे, तब कॉन्शियसली जब टी बनाएंगे तो उसका यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉस बार डालेंगे। इसको क्रॉस बार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये नीचे जो लाइन है इसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉस बार है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। मतलब पहला स्टेप ये है कि हमें हमारे गोल्स जो है वो हमें हायर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें सक्सेस के लिए चाहिए जी, वो चाहिए हम, मतलब सक्सेस में सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो है हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम। बिल्कुल, ये 3 चीजें के बिना किसी को सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। अब ये 3 चीजें आपके सिग्नेचर से पता लगती है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना सेल्फ एस्टीम है, कितना सेल्फ वर्थ है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे डिप्रेशन के, बहुत सारे नेगेटिव, मतलब जो लोग बिल्कुल ही, मतलब कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिनकी कुंडली बिल्कुल ठीक है, दशा ठीक चल रही है, ट्रांजिट ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना है। तो कहीं ना कहीं उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो उनकी थिंकिंग है वो उसको कहीं मैच ही नहीं कर रही जो वो चाह रहे हैं करना, या जितना उनको डिजर्व करते हैं, जितना मिलना चाहिए। भाई कई बार कुंडली देखे लगता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है इसका, लेकिन फिर भी वो मीडियोकर ही चल रहा है। जहाँ आप उसका सिग्नेचर देखते हैं आपकी समझ में आ जाता है कि क्यों है, इसका रीज़न क्या रीज़न है। वहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके, कुछ टाइम करके आप अपनी जीवन में, मतलब जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सौरभ सर, एक चीज़ जैसे अभी आपने बोला ना, तो एक अंदर से एक आया कि मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। ऐसे ही ना लोग कुंडली दिखाते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया। सक्सेस के बारे में आपने बता दिया, कि हैंड राइटिंग इसके बारे में भी बता सकती है? हाँ बिल्कुल बता सकती है। हैंड राइटिंग तो इनफैक्ट फॉरेंसिक में अगर आप बात करेंगे तो फॉरेंसिक वाले तो हैंड राइटिंग को प्रूफ मानते हैं, मतलब ये प्रॉपर फॉरेंसिक से अगर जज जाएगा तो कोर्ट उसको मानता है कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है, हैंड राइटिंग एनालाइज करके किया है। इनफैक्ट आपने बहुत बार देखा होगा जो फॉर्जरी करते हैं, सिग्नेचर कॉपी कर लिया, उसके तो खैर फॉरेंसिक लेवल पे तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी आते हैं कि वो चेक कर लेते हैं कि एकदम हूबहू सिग्नेचर है, फिर भी बता सकते हैं कि किसने, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है जी। तो वो उसमें भी होती है। और चीटिंग तो बिल्कुल ही हम बता सकते हैं, किसी की भी हैंड राइटिंग देखेंगे उसमें हम बता सकते हैं कि किसने चीटिंग करी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगा आपको, जो किसी भी हैंड राइटिंग में दिखे तो उसको मतलब तुरंत आपको जान लेना है कि ये चीटर है।
और ये 100%। मुझे लगता है ऑडियंस को ये वाला पॉइंट तो बहुत फोकस के साथ देखना चाहिए। अब देखिए हर कोई जानना चाहता है अपने पार्टनर्स को लेके। हाँ, पार्टनर्स को लेके चीटिंग है तो बेसिकली रिलेशनशिप पे चीटिंग है। रिलेशनशिप तो हो गई। अब रिलेशनशिप के लिए हमारे पास जो वर्ड्स है जो सर हम रिलेशनशिप के साथ साथ हम बिजनेस में भी करेंगे कि हाँ पैसा बिजनेस पार्टनर्स जो हैं देखिए दोनों ही cheating चीजें करते आएंगी, हैं। दोनों ही चीजें आएंगी, बिजनेस और रिलेशनशिप, जी ये दोनों हमारे लोअर जोन लेटर से आइडेंटिफाई होंगे। Okay. लोअर जोन हमारा बिजनेस मतलब मनी एंड सेक्स के लिए है। हम्म, अब वो लोअर जोन क्या होता है, कौन से लेटर से, जी जे वाई, जिसमें हम ऐसे ये लूप बनाते हैं ना, ये लूप जो है हाँ ये लूप नीचे जाके जो बनता है ये लोअर जोन लेटर है। जी ठीक है, तो जी हो गया, ऐसा वाई हो गया, ठीक है, या जे हो गया, ये दीज आर बेसिकली लोअर जोन लेटर। जी अब अगर इसी लेटर में मान लीजिए किसी का वाई या जे, अगर आप जी देख रही हैं, किसी ने वाई ऐसे बना रखा है, ठीक है, या फिर ये ऐसा है या ऐसा है, इस तरीके के वाई बने हुए हैं, नीचे ये बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फेलेंस क्लॉ। फेलेंस क्लॉ, दिस इज बेसिकली फेलेंस क्लॉ। ओके ठीक है, फेलेंस क्लॉ का मतलब हो गया ये बेसिकली एक फॉर्मेशन है जो एज एक रिसर्च करी गई थी, उस पे लगभग 70 to 80% जो कॉन्विक्ट्स हैं जो जेल में बंद है उनकी हैंडराइटिंग में ये पाया गया। ऐसा फेलेंस क्लॉ, ये डेफिनेट 100% बिना मतलब मैं 100% वर्ड कभी भी यूज नहीं करता, ना एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ कि 100% ठीक हो जाएगा, ना मैं कभी न्यूमरल मतलब किसी भी उसमें हम 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन जो हम हैंडराइटिंग से देख रहे हैं ये 100% आपको बताएगा कि ये 100% चीटिंग है। दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ चीटिंग और इज अ चीटर। और ये नीचे लोअर जोन में जब जी जे वाई में ऐसा बनेगा तो ये मनी या रिलेशनशिप से रिलेटेड चीटिंग है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं अगर ये ऐसा कोई बना रहा है। दूसरा एक और छोटी सी चीज और मैं बताता हूँ, ये फेलेंस क्लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा एक और है जो मतलब झूठ बोलता है। अब अगर लोगों को रहता है कि भाई झूठ कौन वो तो मुझे लगता है लोग जानना ही झूठ चाहते बोल रहा है कि हैं सच झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग जैसे ओ बनाते हैं, ओ या ए बनेगा, उसमें डबल लूप आएगा, मतलब जैसे हम ओ बना रहे हैं तो ये इस तरीके का ओ बना, ओके ऐसे करके, हाँ मतलब ये बीच में ये लूप आ गया, ओ के बीच में ये लूप आया, तो ये भी कंपल्सिव लायर की निशानी, ये झूठ बोलेगा, इसको झूठ बोलने की आदत है। ये इसलिए नहीं झूठ बोल रहा कि इसको वो है, इसको आदत है झूठ ही बोलने, मतलब होता है ना कुछ लोगों को एक हैबिट हो जाती है झूठ बोलने की, तो ये वाली चीज, ये लूप जो है डबल लूप जो बन जाता है अंदर लेटर ओ या लेटर ए के अंदर, लेटर ओ या लेटर ए। और एक और आपने रिलेशनशिप की बात करी तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या कहीं कुछ ऐसा कुछ कैसे क्या तो नहीं है, क्या हस्बैंड का या देखे, वाइफ का कहीं हस्बैंड किसी का अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, वुमेन रिलेटेड। जी 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 तो बिल्कुल। वुमेन शब्द जो है वो आता है लेटर डब्ल्यू से जी। ठीक, अब हम डब्ल्यू कैसे बना रहे, कोई भी आप नॉर्मल किसी का लेंगे, अगर वो डब्ल्यू ऐसा है मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनी, ये लाइन इस लाइन के इस तरफ चलेगी। ओके। अगर ये डब्ल्यू ऐसा बनाया हमने, मतलब जैसे ये बना, ये ऐसे आ गया जी, ये बीच वाली लाइन से ये इस अंदर की तरफ, ये भी एक चीटिंग का साइन है। ओके। तो लेटर डब्ल्यू बेसिकली बताता है कि ये चीटिंग है। तो मतलब हम सिर्फ एक पैरामीटर पे देख लिया आपने किसी में और आप एकदम से ऐसा शक आ गया, वो नहीं करना हमने, हमें इसमें पूरा प्रॉपर किसी भी ग्राफोलॉजिस्ट से आप ये पूरा डिटेल एनालिसिस करवाएं, तो कराना ही पड़ेगा, एक से वर्ड से हम नहीं जज करेंगे किसी को, हमें पूरा का पूरा हैंडराइटिंग सैंपल देखना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि कितना ऑथेंटिक केस है। क्योंकि एक साइन है ये, तो इसके जैसे अगर 3-4 साइन मिल जाते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है। ओके ठीक है, तो ये भी एक साइन है। बाकी हमारा जो किसी का सेक्सुअल बिहेवियर देखना हो या कुछ भी है, वो भी हमारा लोअर जोन लेटर्स के ऊपर कैसा वो कर रहे हैं, मतलब वो हम कंप्लीट पूरा का पूरा अपने आप में टॉपिक है कि कैसे हम किसी का भी बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट होमोसेक्सुअलिटी चेक करने का कोई और तरीका हमारे पास नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजी में हम चेक कर सकते हैं, ना हम न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं, हैंडराइटिंग देख के बता सकते हैं। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगी कि हम इस पे एक पॉडकास्ट करें प्रॉपर, एक जाएं की तरफ की, क्योंकि डिटेलिंग में मुझे लगता है कि लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये हैंडराइटिंग और सेक्सुअलिटी के ऊपर हम आगे फिर किसी दिन और बात करेंगे, बट अभी हमारा हम लोग जो बाकी और जो बात कर रहे हैं सर, एक और हमेशा न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है
कि सबको ना धड़ल्ले से पैसा चाहिए, चारों तरफ से पैसा आए। क्या हैंड राइटिंग में उसका कोई साइन होता है या कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं? नहीं, आपने पहले वाला अगर मेरा पॉडकास्ट सुना जो अब एस्ट्रोलॉजी पे हम लोगों ने किया था, तो उसमें भी मैंने बोला था सिर्फ उठ के जो हम कर रहे हैं अभी ना, काम कर रहे हैं अपना, यही करेंगे तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो समय सही होगा तो पैसा आएगा, और कोई उपाय हैंड राइटिंग में तो कोई उपाय नहीं जिससे आप करके, हाँ, सक्सेस अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर, हमने एक इम्पोर्टेंट चीज छोड़ दी, उसमें सिग्नेचर के बारे में हम बात कर रहे थे कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो सिग्नेचर में सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप मैं दे देता हूँ यहाँ पे सभी को, कि अगर आप अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम नहीं लिख रहे हैं सिग्नेचर के अंदर, तो जितना सक्सेस आप डिजर्व करते हैं उतना सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ लोग सरनेम ज्यादा लिखते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी सरनेम ज्यादा लिखती हूं। सरनेम जब हम लिखते हैं, एक्चुअली क्या है, हमारे जो फीमेल्स हैं, इंडियन फीमेल्स के अंदर हम बात करें तो उन लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपना साइन जो है सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखे, क्योंकि शादी के बाद तो सरनेम बदल जाएगा, तो फिर वो वाला सरनेम आप डाल लेना। अब ये मैरिटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। जहाँ पर भी कोई भी फीमेल अगर अपना सरनेम लिख रही है और अपना फर्स्ट नेम नहीं लिख रही है, तो वहाँ पर मतलब देखिए क्या होता है, जब हम सरनेम और अपना नाम, ये दो नाम चीज़ें हम सिग्नेचर की हम बात करें, तो ये है जैसे आपने कहा कि दो लोग हैं, एक सीट है, बस में एक सीट में बैठे, और कौन कितनी जगह ले रहा है, या ये कहिए कि हम अपने जीवन में हम दूसरे वाले को कितनी जगह दे रहे हैं जी। तो यहाँ पर अगर आपने अपना सरनेम नहीं लिखा तो आपने पूरा कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जिंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है और कुछ किया ही नहीं। मैं ही आई एम गिविंग, मतलब मैं एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा दे रही हूँ, 100% मैं ही दे रही हूँ, दूसरा वाला कुछ नहीं दे रहा है। वो भी डिपेंड करेगा दूसरे वाले का सिग्नेचर कैसा है। अगर दूसरा वाला सिर्फ अपना नाम लिख रहा है, फर्स्ट नेम लिख रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं दे रहा। और अगर आप अपना नाम नहीं लिख रही, अगर दूसरा नाम वाला भी सेम लिख रहा है, अपना सरनेम पूरा लिख रहा है लेकिन अपना नाम या तो इनिशियल लिख रहा है या नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब वो भी पूरा दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कैसे देखकर सरनेम, इनफैक्ट होना ये चाहिए कि दोनों लोगों को इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मतलब दोनों लोगों को अपना फर्स्ट नेम भी लिखना चाहिए और सरनेम भी लिखना चाहिए। ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात जी। सक्सेस के लिए अगर आपने अपना फर्स्ट नेम नहीं लिखा तो आपको सक्सेस उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। ये आप कोई भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी का, चाहे आप जेफ बेजोस लो, चाहे आप नरेंद्र मोदी लो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर लो, या कोई विराट कोहली लो, किसी का भी आप सिग्नेचर आप गूगल करेंगे, आपको मेजॉरिटी में, ये नहीं कह रहा कि सबके ही पूरे नाम मिलेंगे, फर्स्ट नेम मिलेंगे, लेकिन 80% लोगों के आपको फर्स्ट नेम मिलेंगे, और इनफैक्ट 75% तक लोगों के फुल नेम मिलेंगे, नाम भी मिलेगा और सरनेम भी मिलेगा। सर एक हमेशा जब सिग्नेचर करते हैं तो नीचे एक डॉट लगा देते हैं, देखिए तो डॉट क्या दर्शाता है? डॉट जो है, अगर सिंगल डॉट लगाते हैं हम तो वो बताता है हम फोकस, वो हमारा फोकस बताता है। बट किस जगह डॉट लगा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर के नीचे जो पूरा सिग्नेचर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं, राइट मोस्ट लगा रहे हैं, या एंड में लगा रहे हैं। सिग्नेचर लिखा फिर आपने डॉट लगा दिया, किधर डॉट लग रहा है उसकी बड़ी अहमियत है। और सिंगल डॉट में वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लगाने से, लेकिन अगर आप सिग्नेचर करने के बाद डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब फिर आप नहीं सुनेंगे किसी की, योर वर्ड इज़ फाइनल। जैसे वो बाहुबली में था ना, वो मेरा वचन ही शासन, तो आप ही का है, फिर वो आप ही का चलेगा, आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो मतलब योर वर्ड इज़ फाइनल। और इसको हम ये भी देखते हैं कि हमारे करियर के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो भी हम अपना खुद ही फुल स्टॉप लगा रहे हैं। फुल स्टॉप लगाने का हम अपने हाथों से अपनी ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो मतलब वो लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आखिरी में डॉट बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो सर एक चीज, जैसे अगर कोई अपनी हैंड राइटिंग चेंज करना चाहता है, कई बार होता है कि हमें पता चल जाता है कि इस मिस्टेक की वजह से हमें या तो सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर हम अपने रिलेशंस में 100% नहीं दे पा रहे, तो क्या सच में से चेंज करने से रियल लाइफ बिहेवियर चेंज हो जाएगा? देखिए मैंने आपको बोला, मैंने 100% वर्ड कहीं यूज नहीं किया किसी रेमेडी में। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 100% इम्पैक्ट आएगा। हैंड राइटिंग या सिग्नेचर इंप्रूव करके, इनफैक्ट अगर आप सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं अपना, और सिग्नेचर को अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि हम इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सिग्नेचर ठीक करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे सक्सेस के लिए। तो उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1 लाख बार 6 महीने के अंदर सिग्नेचर आपको करने हैं।
ताकि वो वायरिंग चेंज हो सके, वो थॉट प्रोसेस चेंज हो। हालांकि इम्पैक्ट उसका आपको 1 महीने के अंदर दिख जाएगा, चेंज करने का। 1 महीने के अंदर आपको। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इसमें, हालांकि हेल्थ की वो भी एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्राफोलॉजी और हेल्थ। कैसे आपकी हैंड राइटिंग आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इनफैक्ट यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है कि कैसे हम पहले ही 10 साल पहले, 5 साल पहले डिटेक्ट कर दें कि आपको कौन सी बीमारी होगी थ्रू योर हैंड राइटिंग। वो भी रिसर्च है, मतलब देयर आर नो प्रॉपर उस पर डॉक्यूमेंटेड कुछ अभी है नहीं, बट वहाँ पर देयर इज अ रिसर्च विच इज दैट, वहाँ वो लोग काफ़ी काम करते हैं। एंड दिस इज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, इन यूरोप एंड मतलब इनफैक्ट जर्मनी में तो शायद इसका बैचलर्स डिग्री भी है ग्राफोलॉजी के अंदर। तो जैसे अभी इंडिया की हम बात करें तो जैसे छोटा बच्चा है, स्टूडेंट है या फिर पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, तो उसका फोकस नहीं है पढ़ाई पर, तो उसकी हैंड राइटिंग को अगर देख कर एक पेरेंट्स के समझ में आ जाए, जैसे ग्राफोलॉजी के बारे में पता हो, तो पता कर सकता है इसका फोकस क्यों नहीं है पढ़ाई पर। भाई ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा पेरेंटिंग के ऊपर। जैसे हमने पहले बात करी, ये भी अपने आप में पूरा टॉपिक है कि हम ग्राफोलॉजी से पेरेंटिंग को कैसे मतलब कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे की हैंड राइटिंग जो है ये रिपोर्ट कार्ड है पेरेंटिंग की। आप कितने अच्छे पेरेंट हैं ये बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बताएगा। बच्चे मतलब आप कितने अच्छे पेरेंट हैं ये बच्चे की हैंड राइटिंग बताएगी कि आप पेरेंटिंग में कितने सक्सेस, जैसे परसेंटेज मार्क्स देखते हैं ना पढ़ाई में कैसा है, उसकी हैंड राइटिंग देख के बता सकते हैं आप कितने अच्छे पेरेंट हैं, बच्चे का क्या कैसा बिहेवियर है। तो पेरेंटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे की हैंड राइटिंग। और आजकल के ज़माने में जहाँ बच्चे के साथ तो इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, बच्चे गैजेट्स में बिजी हैं और बच्चे अब अपने मन में जो चल रहा है वो बताते नहीं है, शेयर ही नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ। एज अ पेरेंट हम ये कैसे बताएं कि बच्चे कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं चल रहा, कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, वो हम सिर्फ उसकी हैंड राइटिंग देख कर बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं सर के? चलिए मैं पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं तो वो कुछ थोड़ा बहुत समझे, फिर मुझे लगता है सबसे पहले कुछ चीजें समझने के बाद ना वो फिर कनेक्ट करते हैं कि हमें एक ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप जो है अपने बच्चे से बुलवाकर सबसे पहले उससे बोलिए आई एम, उसका अपना नाम लिखवा दीजिए। ठीक है, मैं ये इसलिए क्योंकि आई से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, ये देखना है कि आई कैसा बनाता है। ओके, ठीक है, अगर जब हम आई बनाते हैं अगर वो ऐसा आई बना रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये ऊपर भी ये नीचे भी ये दोनों लाइंस हैं और ये बीच का स्टेम भी है, ये ऊपर वाली लाइन जो है दिस इज सपोर्ट फ्रॉम फादर, दिस इज सपोर्ट फ्रॉम मदर। ये मदर को बताती है, ये फादर को बताती है। ग्राफोलॉजी में तो खैर हम 50-60 तरीके के आई देखते हैं, अलग अलग तरीके के, और अलग अलग उसमें उसके मतलब भी हैं। अब ये आई अगर इसने ऐसा नहीं बनाया और आई छोटा बनाया तो इसका मतलब मदर फादर का कोई मतलब मदर फादर से डरा हुआ बच्चा है, या वो पूरा मतलब ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, मदर फादर का सपोर्ट उस पर नहीं है, या कुछ मतलब वहाँ पे पेरेंटिंग में वहाँ मदर फादर के साथ प्रॉब्लम है। अगर उसने आई सिर्फ एक ऐसा लाइन बनाया तो भी उसको सपोर्ट की जरूरत, या तो उसको जरूरत नहीं है सपोर्ट की, या बिल्कुल ही नहीं मिलता मदर फादर से सपोर्ट। ये सिर्फ एक आई लेटर जो है ये आपके पेरेंट्स के साथ, मदर और फादर दोनों के साथ कैसे रिलेशन है उसके बारे में बताया। इसमें ये भी हम आई देखकर कई बार तो हम लोग जब करते हैं हम लोग ये भी बता देते हैं कि पेरेंट अभी मतलब इनमें मदर फादर में कौन अभी है कौन अभी नहीं है, ये तक पता लग जाता है, और कैसा रिलेशनशिप उनके साथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप है, दिस इज यू, ठीक है, ये आप है। यहाँ पे हमने बोल रहे हैं ऊपर जो है हमारे ये फादर का आ गया, नीचे मदर आ गया। कई बार वो ऑपोजिट भी होता है, ऊपर मदर को ले लेते हैं नीचे फादर लेते हैं, बट दिस इज मदर एंड फादर। तो किसके साथ कैसा रिलेशनशिप आपका है ये लेटर आई बता देगा। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैंड राइटिंग बच्चे की नीचे की तरफ जा रही है, बहुत सारे वर्ड्स उसने बहुत क्लोज लिखे हुए हैं, चिपके वर्ड लिखे हुए हैं और एकदम जम्बल्ड वर्ड्स हैं, तो वो भी एक साइन है कि उसको फोबिया है इस समय, उसको किसी की प्रोटेक्शन चाहिए, उसको कोई चाहिए, मतलब वो ही इज लुकिंग फॉर क्लोजनेस, उसको फिजिकल क्लोजनेस नहीं, उसको माँ बाप मतलब की जो कोई हमेशा राइटिंग के अंदर ही कुछ मतलब हाँ मतलब बहुत चिपके लेटर लिखे हुए ऐसे बना के, बिल्कुल चिपके लेटर लिखे हुए एकदम ऐसे वर्ड्स के बीच में जगह नहीं है, बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं वर्ड्स। जब ऐसे वर्ड्स ये लेटर्स एक के ऊपर एक आ रहे हैं या ओवरलैप हो रहे हैं तो हैंड राइटिंग अलग अलग खुले वर्ड लिखे, आपको पता लग जाएगा खुले वर्ड्स है। जैसे ही चिपके वर्ड्स आ जाए, जगह कम हो जाए, एक सेंटेंस में बहुत, तो ये इसका मतलब है कि ही इज लुकिंग फॉर, ही इज क्रेविंग
एक्चुअली फॉर सम क्लोजनेस, उसको वो चाहिए उसको, और थोड़ा डर है उसको, स्केर्ड, अभी अंदर से उसको डर लग रहा है बच्चे को। फिर अगर उस मान लीजिए जैसे एक लाइन लिखी उसने ऐसा, दूसरी लाइन के भी जो वर्ड्स हैं इसके अंदर जा रहे हैं, फिर तीसरी लाइन के भी वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं, जो फोर्थ लाइन के वर्ड्स भी ऐसे जा रहे हैं, मतलब लाइन के वर्ड्स आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं। ये भी बताता है साइन ऑफ एंजाइटी एंड साइन ऑफ कंफ्यूजन, बच्चा कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि इसमें तो हम करीब 50-60 तरीके की हम चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे पेरेंटिंग में हमें किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, इसी चीज़ पे मैं भी सभी व्यूअर्स को एक चीज़ बताऊंगी कि हाँ, कुछ टाइम पहले मेरी डॉटर ऐसे ही लिख रही थी, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड, एक वर्ड के साथ दूसरा, तो क्योंकि एक्चुअली हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये आपने बहुत सही बात कही है सर। हाँ, तो यहाँ पे उसको फिजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसको मतलब ज़्यादा हक करिए, उसको ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। तो जैसे सर आपने बताया कि बच्चे को पेरेंट्स की ज़रूरत है, इस टाइम वो अलोन फील कर रहा है कि मुझे कोई चाहिए। ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स के एक हमेशा सवाल भी आता है, हमारे कई कमेंट्स में पढ़ा है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। क्या उसकी हैंड राइटिंग बता सकती है कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं या नहीं? सुनने का काम कहाँ से करते हैं? ईयर्स। बिल्कुल, कान हमारे ईयर्स किस लेटर से शुरू होता है? ई से। ई से। अगर ई आपका ऐसा बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये जगह है, ये ऐसा लूप आ रहा है जी, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा सुनेगा। अगर ई ऐसा बन रहा है तो ये यहाँ पे कोई लूप नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा है तो बच्चा नहीं सुनेगा, कान बंद कर रखे। ओके। आप सिंपल लेटर ई देखिए कैसा बना रखा है, कुछ लोग लेटर ई ऐसे ही बना देते हैं, ये नहीं सुनेगा। ई को ई में अगर लूप आ रहा है तो बच्चा आपकी बात सुनेगा, ही इज ओपन टू। आप उसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उसके कान खोले। अगर ये है बिल्कुल यहाँ पे ई ऐसे बना दिया, जहाँ पे ई और सी में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल वैसे ही बना दिया ई में, यहाँ ऊपर कोई लूप नहीं है, इसका मतलब बच्चे ने अपने कान बंद कर रखे, बच्चा नहीं सुनेगा। क्या रीज़न है वो आप बात करिए और समझिए। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बहुत पेरेंट्स ने भी देखा कि कहीं ना कहीं ये हमारा बच्चा मिस्टेक कर रहा है, अब उनको क्या एक्शन लेना चाहिए इस टाइम पे? उससे बात करनी चाहिए। आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं बच्चे से बात करने का। एक ही चीज़ चाहिए बच्चे को, अटेंशन। बच्चे को अगर बच्चे से बात करेंगे, बच्चे की बात बच्चे की सुनेंगे, रादर बच्चे को सुनाएंगे नहीं, सुनेंगे, क्या कहना चाहता है वो सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, वही चाहता है वो बच्चा, और कुछ नहीं चाहता आपसे। मतलब उसकी हैंड राइटिंग पे फोकस ना करके बस उसे सुनना है, तो उसकी हैंड राइटिंग खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अब दोनों चीज़ें, अब हैंड राइटिंग में चेंज कराएंगे तो उसका वो भी नेचर चेंज होगा, लेकिन छोटे बच्चे पे आप फोर्स नहीं कर सकते कि हैंड राइटिंग चेंज करें। वो तो जैसा लिख रहा है वैसे ही लिखेगा। आप कॉन्शियसली ट्राई कर सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग चेंज करने की, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। दैट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से एक पैटर्न में सोच रहा है। बिल्कुल। अब उसको आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से सोचो, तो दूसरे तरीके से सोचने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब आपको अपने आप एफर्ट डालना, वो बच्चा नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ से तो हम वार्निंग सिग्नल ले सकते हैं कि क्या वार्निंग सिग्नल है, और फिर हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रही है हैंड राइटिंग में, तो बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो एक तरीके से प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। एक मैंने हमेशा देखा है, या मैं भी लिखती हूँ हमेशा ना, जब भी फ्री बैठे हैं हमारे सामने कोई पेपर है या फिर हमारी खुद की नोटबुक, तो फ्लावर्स बनाना, कोई फ्लावर्स बनाता है, कोई एक हाउस बना देता है, कोई डॉट डॉट ही बना देता है, तो उसका भी कुछ बहुत बड़ा मतलब है उसका। वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे बिल्कुल सबकॉन्शियस का, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस समय चल रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। जो पेंडिंग थॉट्स हैं या जो भी कुछ है, वो आपने, उसको हम डूडल्स एंड स्क्रिबल्स बोलते हैं। तो डूडल्स और स्क्रिबल्स हम जो करते हैं पेपर के ऊपर, इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने, आपने भी किया होगा शायद, और बच्चे ज़्यादातर करते हैं, किसी हीरो को आपने हीरोइन बना दिया, सजा दिया, ठीक है, किसी हीरोइन की मूछें बना दी। जी। इसका बड़ा गहरा मतलब है, अगर कोई बना रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको इस समय किसी, मतलब अगर फीमेल ने, जो भी, अब जब फीमेल का चेहरा बिगाड़ा है, मेल का चेहरा बिगाड़ा, तो इस समय उसको किसी बड़े क्लोज नेटवर्क में, अपने क्लोज रिलेशन में किसी फीमेल से प्रॉब्लम है या किसी मेल से प्रॉब्लम है, जो वो चाहता है ये चेंज हो जाए, जो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा उसको वो चेंज करना चाहता है, इसलिए उसे जहाँ भी दिखा उसने उसको सजा दिया, उसमें बना दिया। तो वो कहीं वो सबकॉन्शियसली किया, उसको भी नहीं पता था क्यों किया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बहुत सारी जगह, अगर आप हाउसेस बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, तो ये सब दीज आर गुड,
दीज आर गुड थिंग्स, ये अच्छी चीज है। मैं भाई फ्लावर्स पे आप आ रहे थे, मैं सोच रही थी क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ। फ्लावर बनाना अच्छी बात है, मतलब मन खुश है अंदर से आप अच्छा फील कर रहे हैं। हमें ये सारी चीजें अच्छी हैं। हमें, अगर आप घर बना रहे हैं, मान लीजिए किसी ने घर बनाया, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, घर में अगर दरवाजे नहीं बनाए, खिड़की नहीं बनाई, ठीक है, अगर कोई घर बना रहा है सिर्फ, और घर ऐसा बना रहा है जिसमें कि दरवाजा भी है, खिड़की भी खुली हुई है, ऊपर चिमनी भी है, उसमें धुआं भी निकल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आदमी खुश है अपने घर के अंदर। और अगर बंद दरवाजे, बंद खिड़की, या कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, इसका मतलब वो कहीं फंसा हुआ है, कहीं वो मतलब अभी इस समय वो ही मतलब वो कहते हैं ना कैद में है, और वो किसी भी कैद में हो सकता है, किसी भी नॉट नेसेसरी कैद में, लेकिन ही इज फीलिंग सफोकेटेड, तो वो बंद अपने आप को महसूस कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा बनाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग बाउंड्री बना देते हैं, कुछ ऐसी बाउंड्री बना दी, कुछ कर दिया, वो भी फ्रेम बना दिया, फ्रेम के अंदर फोटो बना दी, वैसा करते वो भी कहीं ना कहीं हम अपने आगे बाउंड्री बना रहे हैं, अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, ये जो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो ये जो डूडलिंग करते हैं हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में करते हैं। अगर मान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है, अगर आप लिखते लिखते नंबर्स लिख रहे हैं, होता ना 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, कुछ भी नंबर्स आप लिख रहे हैं, तो नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को। अब नंबर कैसा लिखा आपने, जम्बल लिखा है, स्क्रैच किया है कई बार, ओवरराइट किया है कई बार, ये नंबर जब लिखा है तो हम इसमें ये नंबर बताएगा कि आपको पैसों की चिंता है या पैसे आने वाले। अच्छे बड़े बड़े नंबर लिखे, मतलब पैसा आपको आया हुआ है या पैसे आने वाले हैं, पैसों को लेकर अच्छी फीलिंग है इस समय। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आप नंबर लिखेंगे और नंबर को स्क्रैच करेंगे, नंबर को काटेंगे या नंबर को ओवरराइट करते रहेंगे बार बार, तो एंग्जाइटी बताएगा पैसों को लेकर। कई बार तो ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता है और हम कुछ ना कुछ बना देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इशारा कर रहा है क्या बनाना है, आपको नहीं पता लगता, देन पता चलता है ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया उसको छोड़ दीजिए, जो किया है आपने वो इशारा है सबकॉन्शियस माइंड का कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसको बताने का। तो एक तरीका है, मतलब वो आपने लिखा। और मैं ये कहूँगा आजकल बहुत सारे लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग लिखते नहीं हैं। अब लिखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मन में जो थॉट्स हैं उनको एक आउटलेट चाहिए, राइट, निकलने के लिए कुछ चाहिए। अगर जो लोग लिखते हैं आप देखेंगे वो ज्यादा काम और कंपोज रहते हैं, जो ज्यादा लिखते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होते हैं, जो ज्यादा लिखते हैं वो थोड़े से क्योंकि उनका कहीं आउटलेट मिला हुआ है लिखने का, वो अपने माइंड को, अपने जो भी थॉट चल रहे हैं, हैंडराइटिंग खराब हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन वो निकल तो रही है कम से कम। और आने वाले समय में हो सकता है डॉक्टर भी एक पेज लिखने के लिए एक रेमेडी दें लोगों को, या एक बताएं कि भैया अगर आपको टेंशन है या आपको प्रॉब्लम है तो एक पेज हैंडराइटिंग बहुत कंपलसरी है आपको लिखना, तो वो मिलेगा, इसीलिए बच्चों को लिखाया जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। एक चीज़ और, हमेशा ना हम कुछ लिख रहे हैं सर और हमेशा उसे काट देते हैं, जैसे आप लिखते लिखते जा रहे हो बहुत ज़्यादा कट आ रहे हैं, तो वो किसका साइन होता है? क्या उस टाइम उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम कर रहा है? आप कैसे काट रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सिंगल लाइन से काटा, एक वर्ड लिखा, सिर्फ सिंगल लाइन से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसे स्क्रैच कर दिया है कि पेपर ही फटने को हो गया, ठीक है, कई बार ऐसे भी स्क्रैच करते हैं कि दिखे ही ना क्या लिखा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उसको हम ग्राफोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं पेस्टियोसिटी। अब उस चीज़ को हम नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब वो भी नेगेटिव पेस्टियोसिटी है, पॉजिटिव पेस्टियोसिटी है, क्या क्या चीज़ें, बट दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर माइंड। तो वो स्क्रैच करा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन से काटे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी काटो, वो कोई इशू नहीं। बट अगर आप पूरा पूरा स्क्रैच करते हैं, गंदा पैची बना देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को, मतलब उस समय जो, मतलब वो नेगेटिव आपके बारे में जोन्स में है उस टाइम पे, तो नीड है उसे। ऐसे बच्चे भी देखे आपने पेज ही फाड़ दिया, हाँ, तो वो जब हम पेज फाड़ देते हैं उसको एक चीज और बोलते हैं ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर ऑफ हैंडराइटिंग। मतलब आप जब आप लिखते हैं तो पेपर पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं पेन पे। कई बार आप देखेंगे जो लिखा आपने उसको 3-4 पेज तक नीचे इंप्रेशन आ गया, हाँ आता है। कई बार आपने लिखा कुछ भी नहीं आया, किसी ने लिखा तो उसके पीछे भी नहीं आया, इतना हल्का लिखा, कोई इंप्रेशन ही नहीं है उसपे, तो फिर लोग बोलेंगे कि ये तो पेन के ऊपर डिपेंड करता है, भाई वो पेन ऐसा था इसलिए था। अब वो सेम पेन आप 3 लोगों को पकड़ा दो, तीनों का अलग अलग टाइप से आएगा जी। अब जिसका प्रेशर बहुत हाई, बच्चों में बहुत हाई प्रेशर आता है, क्योंकि वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट होती है। प्रेशर जो है वो बताता है कितने आप इन्वॉल्व हैं, कितने अटैच्ड हैं, और कितनी एनर्जी है आपके अंदर। बिल्कुल। तो कितनी बच्चों के अंदर एनर्जी भरी होती है, तो वो एनर्जी जब होती है तो फिर वो प्रेशर भी ज्यादा होता है, और वो बहुत इन्वॉल्व और बहुत अटैच्ड होते हैं। जैसे जैसे बिल्कुल हल्का लिख रहे
तो और मतलब इसमें इसको हम किसी भी उसमें लेके जा सकते हैं। जैसे अगर 2 लोग हैं, तो जैसे ना मैच मेकिंग देख रहे हैं, एक तो बहुत दबा के लिख रहा है और एक बिल्कुल हल्का लिख रहा है कि पीछे पता ही नहीं चल रहा। अब ये प्रेशर बताएगा कितने इन्वॉल्व है, कितने अटैच्ड है और कितने क्या एनर्जी है। तो जो प्रेशर हाई है उसकी सेक्सुअल एनर्जी भी हाई होगी, उसकी ओवरऑल एनर्जी बहुत हाई होगी, और प्लस वो लेट गो वालों में नहीं होगा, वो लेट गो नहीं करेगा, उसको इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट चाहिए। और जो हल्का वाला है उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, वो लेट गो बड़ी इजीली कर देगा, बड़ा आगे मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या, मतलब ही इज लाइक बहुत उतना इन्वॉल्व नहीं होगा जितना जो दबा के लिख रहा वो है। तो ओके, एक और होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए, तो उसके लिए राइटिंग में से क्या सुधार करना चाहिए? उसको सिग्नेचर ठीक करना चाहिए। हैंड राइटिंग में तो कर ही नहीं सकता वो, हैंड राइटिंग में तो क्या करेंगे, सिग्नेचर अपना करना चाहिए। सिग्नेचर में जैसे मैंने पहले बोला, सिग्नेचर में जैसे मैंने बोला आपको, फर्स्ट नेम सबसे इम्पोर्टेंट लिखना। कोई भी फर्स्ट नेम नहीं लिख रहा तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट नेम जब हम लिखते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर कितना बड़ा है। ओके, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मतलब अगर किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। मतलब लोग कहेंगे अच्छा सूर्य, ज्योतिष में हम बोलते हैं जी सूर्य है कॉन्फिडेंस का कारक, तो सूर्य को जल दे दीजिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। जैसे ही आप अपना नाम बड़ा लिखेंगे, इनफैक्ट मैं सभी को बोलूंगा कि एक 4-5 पेजेस ले लीजिए, लाल पेन ले लीजिए, कोई कॉन्फिडेंस कम है तो लाल पेन आपका थोड़ा एनर्जी बढ़ाएगा अंदर। और उस पेन से, मतलब अलग अलग पेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना, बट रेड पेन से अगर कम है कॉन्फिडेंस, उसको बढ़ाना है तो लाल पेन यूज़ करिए। और उससे 5 एक पेज में इतना बड़ा साइन करिए कि सिर्फ 5 ही सिग्नेचर आए। अच्छा, पूरे एक पेपर में? ऊपर A4 आप साइज का पेपर ले लीजिए और इतने बड़े साइन करें। अब मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई करिएगा, जो भी देख रहा है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लिख ही नहीं पाओगे उतने बड़े आपका। आप और ये साइज ऑफ द सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अमिताभ बच्चन को देखा साइन करते हुए, कौन बनेगा करोड़पति में? देखा है। उसका सबसे पहला लेटर बहुत बड़ा होता है। पहला लेटर बड़ा ही नहीं, वो जब साइन करता है तो पूरा चेक भर जाता है। मतलब बहुत लंबा होता है, उतना लंबा साइन होता है। हाँ। और आपसे बोले तुम नहीं, मेरा नाम बहुत लंबा है, मैं साइन नहीं कर सकती, तो पैसे लग रहे हैं बड़ा साइन करने में, कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हम कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते बड़ा साइन? क्योंकि हम अपने बारे में बड़ा सोचते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आप अपने आप को छोटा समझते हो, छोटा सोचते हो तो छोटा साइन करोगे, अपने आप को बड़ा सोचते हो, बड़ा समझते हो तो बड़ा साइन करोगे। तो पहली चीज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सिग्नेचर का साइज बड़ा होना चाहिए। ओके, आप करके देखिए, 21 दिन की ये रेमेडी करके देखिए। डेली 21 साइन करने हैं, लाल पेन से करने हैं, इतने बड़े करने हैं कि एक पेज में सिर्फ 5 साइन आए। ओके, ठीक है, सिर्फ 5 साइन, पूरा पेज भर जाए। पूरा फुल नेम लिखिए, अपना नाम, अपना सर नेम पूरा, और ये 21 दिन करके देखिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा तो मुझे बताइए। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं है तो मैं भी करूंगी। कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं जा रहा, कोई पैसे नहीं लगने आपके, कुछ नहीं है इसमें, नाम ही तो लिखना अपना। हम तो लिखते, खाली बैठे भी नाम लिखते रहते कई बार। हाँ, बिल्कुल, बैठे बैठे पता भी नहीं होता हम क्या कर क्या रहे हैं, थोड़ी देर पता, अरे ये क्या कर दिया। तो बैठे बैठे भी अगर अपना नाम लिख रहे हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए, कलर, पेन का कलर दूसरा ले लीजिए। अभी आपने पेन और कलर की बात चल रही है, तो हमें कौन सा पेन यूज करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात क्या, हैंड राइटिंग में जो हम कलर, हमेशा पेन में जो कलर चूज करते हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है। कलर, कौन सा कलर आप जनरली ज्यादा यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। आपके जैसे हम लोग बच्चों को नीला पेन जनरली ब्लू और ब्लैक का ही, ब्लू और ब्लैक ही देते हैं, जनरली ब्लू ही देते हैं जी। सब लोग नीली इंक से ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं नीले इंक से? नीला कलर क्या सिंबलाइज करता है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल देखूं तो शनि का एक शनि का है उनका, चलो शनि राहु को आप यहाँ जोड़ रहे हैं। नीला कलर सिंबलाइज करता है पीस को, ठीक है, हाँ, शांत रखता है। बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, बच्चों में बहुत एनर्जी, अगर वो लाल पेन से लिखना शुरू कर देंगे तो फिर हाथापाई शुरू हो जाएगी, मतलब उनके अंदर एनर्जी और बढ़ेगी। बच्चे जो हैं वो लिखते हैं नीले पेन से, जैसे मैं बताया, उनको पीस, शांत रखने की जरूरत है, एनर्जी बहुत है, शांत रहेंगे, इसलिए नीला पेन यूज किया जाता है उसमें जी। काला पेन अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, काला पेन अगर हम यूज करते हैं तो काला पेन लीडरशिप को बताता है, ठीक है। लाल पेन जो है टीचर जब साइन करती है या जब तो लाल पेन से करती है, वो बेसिकली एक एनर्जी को बताता है। अगर एनर्जी कम है या एनर्जी की जरूरत है ज्यादा, तो हम रेड कलर को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर बहुत कम लोग यूज करते हैं,
और ग्रीन कलर अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे या कहीं सरकारी, तो जो CMD होगा या CEO होगा, जो किसी कंपनी का कोई टॉप, वो ग्रीन पेन से साइन करेगा, क्योंकि उसको अलग दिखना है। ग्रीन पेन एक तरीके का जेलेसी का भी कारक, जेलेसी का भी एक साइन होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको जेलेसी से ना जोड़ के हम ये देखें ग्रीन पेन अगर आपको अलग दिखना है, लोगों से अलग, या मैं सुपीरियर अपने आप को फील करना, तो ग्रीन पेन से लोग साइन करते हैं। ये 4 मेन कलर यूज होते हैं हैंडराइटिंग में, और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लोग ना पेंसिल से भी लिखते हैं, आजकल जेल पेन, बॉल पेन आता है, तो इनका भी हैंडराइटिंग में कितना मोटा पेन है जो आप लिख रहे हैं, जैसे स्केच पेन से लिखते हैं तो मोटा हैंडराइटिंग होता है। तो बेसिकली अगर आप हायर या हम कहें 0.7 mm वाली निब से आप लिखते हैं, तो दैट इज बेसिकली कि हम कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। थिक लिखने वाला, जो बिल्कुल बारीक लिखते हैं, पतला लिखने वाला, वो थोड़ा शार्प हैंडराइटिंग है, शार्प में उस चीज को डिफ्लेक्ट करेगा। पेंसिल से लिखने वालों से सावधान रहें। जो लोग पेंसिल से लिखते हैं उसमें, क्योंकि पेंसिल से लिखेंगे तो क्या होगा, आप उसको इरेज कर सकते हैं। मतलब ये आदमी अपनी बातों पे नहीं टिकेगा, ये वापस कभी भी यू टर्न मार जाएगा। ये मतलब अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा जो पेंसिल से लिख रहा है, ही के मौका देख के ये बदल जाएगा, ये फर्म स्टैंड नहीं लेगा। तो ये सबसे ज्यादा जो एम्बेजलर्स होते हैं, जो कहते हैं जो फ्रॉड या फ्रॉडजरी करते हैं, उन लोगों की आदत होती है पेंसिल से लिखने की। वो पेंसिल से लिखेंगे, वो पेन नहीं यूज करेंगे, तो उनसे सावधान रहें। एक चीज और सर, जैसे मैंने ना कई जगह देखा है कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, सक्सेस के पास आने वाले होते हैं, फिर से वो वापस गिर जाते हैं और पीछे पहुंच जाते हैं। तो उसका भी हैंडराइटिंग में कोई महत्व है कि रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी हैंडराइटिंग में कि आप सक्सेस की तरफ जाते जाते रुक गए, फिर से आप शुरू कर रहे हो? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कहीं ना कहीं कहते हैं 8 नंबर वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हैंडराइटिंग में इसका क्या महत्व? देखिए, मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो मुश्किल है मिलना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जाते जाते एंड कर दिया, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सिग्नेचर जब करेंगे, आपको इसमें अगर कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है या सिग्नेचर करता है, जैसे मैंने ऐसे सिग्नेचर करा, ये एक सिग्नेचर किया और यहाँ जाके इसको वापस कर दिया, ठीक है, ये सिग्नेचर, या फिर मैंने नीचे एक लाइन करी, इसको फिर ऐसे कर दिया। अगर आप सिग्नेचर के नीचे ऐसे लाइन कर रहे हैं, तो आपकी फितरत है, आप आगे तक जाके यह काम को पूरा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब पेपर हमने लिया, ठीक है, अब इसमें मैं बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। जी, हर एक पेपर में मार्जिन होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये पेपर है हमारा, हाँ, एक पेपर है ये, जी, ठीक है। पेपर में ये जो राइट साइड का मार्जिन है, ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में कितने रिस्क, कितनी अपॉर्चुनिटीज, कैसे उनको कैसे फ्यूचर को कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये साइड फ्यूचर है, ठीक है, ये पास्ट है। लेफ्ट में कुछ भी है ग्राफोलॉजी में वो पास्ट है, राइट में कुछ भी है वो फ्यूचर है। तो हम अपनी राइट साइड वाली जो हैंडराइटिंग है, ये यहाँ पर लिखते लिखते मैं यहीं पे छोड़ के फिर वापस आ गया, फिर लिखने लगा, ये मैंने बहुत जगह छोड़ रखी है। तो ऐसे लोग कोई फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को, रिस्क को, या अपनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा लेंगे नहीं, उनके पास आएंगी भी नहीं। तो आप जब भी लिखे पूरा एंड तक लिखे, ओके, हमेशा एंड तक जाए। कोई राइट हैंड साइड पे लेफ्ट में छोड़ सकते हो, लेफ्ट में छोड़ने, आपने देखा होगा हमें क्या कैसी कॉपी मिलती थी, जो हमेशा आगे के यहाँ से एक मार्जिन होता था। क्यों मार्जिन होता था, क्यों छुड़वा के लिखवाया जाता था? ताकि पास्ट से आप दूर जा सके, पास्ट पे चिपके ना रहे, आगे फॉरवर्ड देखें, आगे की तरफ बढ़े, और इसलिए ये मार्जिन होते थे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर फ्यूचर में अगर आप यहाँ एंड तक लिख रहे, बहुत अच्छा है, एंड तक लिखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी और फ्यूचर की तरफ आपकी अप्रोच भी बहुत अच्छी रहेगी, जो पीछे छोड़ के नहीं भागोगे आप जल्दी। ये अप्रोच बताना। आपने ना जितना भी मुझे समझाया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के और इंग्लिश के अल्फाबेट थे, ज्यादातर लोग, हम इंडिया में रह रहे हैं, मास ऑडियंस हिंदी में लिखती है। देखिए, हिंदी में जो लिखते हैं वो, हम जो अल्फाबेट्स वाली बात करी मैंने, वो हम अल्फाबेट तो हम नहीं चेंज कर सकते जी, उनके मतलब। लेकिन जो गस्टॉल्ट मेथड की बात करी मैंने, जैसे कहा कि जो आप लिख रहे हैं, अगर बेसलाइन नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, कि कैसे जा रही है, वो गस्टॉल्ट मेथड पूरा का पूरा हिंदी हो या किसी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, आप मराठी लिखिए या बांग्ला लिखिए या साउथ की कोई लैंग्वेज लिखिए, हर लैंग्वेज पे इक्वली एप्लीकेबल है। वैसे ही पढ़ सकते हैं कि साइज कितना बड़ा है, छोटा है,
गैप कितना दिया है दो स्पेस में, मतलब कितना स्पेस है दो लेटर्स में या वर्ड्स में, या लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, वो सब एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ सकते हैं। उन सब का मतलब सेम है। ओके। जो आधा 50% हम जो ग्राफोलॉजी जो इंग्लिश वाली है उसका 50% जो ओवरऑल व्यू से देखने वाला वो पूरा अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और सिग्नेचर एनालिसिस कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सिग्नेचर हम पूरा पढ़ सकते हैं, बाकी सब पढ़ सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो हिंदी में जो इंग्लिश में ए लिखा है वो हिंदी में तो कोई लेटर हम उसको बता नहीं सकते कि कौन सा लेटर है, उसका मतलब क्या है, इनफैक्ट मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको ई का मतलब बताया जी, ई का मतलब कान हो गए, कैसे हम कितना सुनते हैं, ऐसे हर इंडिविजुअल लेटर का मतलब है। ओके। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मतलब है, जो हम लेटर कैसा लिखा है उससे हम चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, जैसे कि शायद इसका पार्ट होगा या नहीं, बस वही था कि जब बातें चल ही रही हैं तो एक होता है कटुभाषी, मतलब बहुत कड़वा बोलता है, एक होता है मधुभाषी, बहुत सॉफ्ट बोलता है, तो उसका भी लेटर के साथ इम्पैक्ट होता है कि भाई एकदम ये तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में ये तो बहुत खड़ी बोली है, और एक होती है बहुत मीठी छुरी तो इसका भी कुछ लेटर्स के साथ इम्पैक्ट होता है। जनरली हम बिल्कुल है, मतलब हम इसमें दो तरीके की फॉर्मेशन हम बेसिकली देखते हैं हमारे ग्राफोलॉजी के अंदर, एक होता है कर्व और एक होता है एंगल्स, दो चीजें। अभी तो ये पैड है, इसमें आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप पेपर पेन लीजिएगा और खुद ही कर्व बनाइएगा और ऐसे एंगल बनाइएगा, आप देखेंगे स्ट्रेस कहाँ पर, प्रेशर किस पे ज्यादा आ रहा है, तो एंगल्स पे ज्यादा प्रेशर आता है। बिल्कुल। तो जिसकी हैंडराइटिंग में कर्व ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो कर्विशियस हैंडराइटिंग जिसको हम बोलते हैं, ज्यादा कर्व बना रखे, ज्यादा गोल गोल लेटर्स बना रखे, वो मृदुभाषी होगा। वो आपके हिसाब से बहुत कम बोले, कड़वा नहीं बोलेगा, बहुत मिलनसार होगा लोगों से, और ज्यादातर फीमेल्स की हैंडराइटिंग में आपको वो चीज मिलेगी। वो उसको हम बोलते हैं गार्लैंड फॉर्मेशन। ओके। जैसे हार होता है ना वो पिरोया हुआ, वैसा सा गार्लैंड, गार्लैंड कर्व ज्यादा है हैंडराइटिंग में, तो वो सॉफ्ट स्पोकन, मिलनसार, इस तरीके का व्यक्ति होगा। जिसके एंगल ज्यादा है, ठीक है, जिसमें वो है शार्प एजेस है, वो फिर कड़वा भी बोलेगा, गुस्सा भी दिखाएगा, एग्रेशन भी होगा, और वो लड़ाई भी करेगा। इसमें आप वो करके देख सकते हैं गूगल, डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर बहुत फेमस है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में सारे एंगल्स बने हुए हैं, पता भी नहीं चलता, इलिजिबल भी है, और कंप्लीटली एंगल्स ही एंगल्स है। तो एंगल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उसको स्ट्रेस भी उतना ही होगा, और द पर्सन वुड बी वेरी एग्रेसिव, जो गंदा भी बोलेगा, खराब भी बोलेगा, सब कुछ करेगा। ओके। कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप करना चाहता है तो हैंड राइटिंग में उसमें उसकी हेल्प कर सकती है। कम्युनिकेशन स्किल को आप करना है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा ना, कोई भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे ये करना है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ लगती है वो करने के लिए। ओके। ठीक है, क्या क्या चीज़ लगती है करने के लिए। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाली कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आपकी फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स थोड़ा सा राइटवर्ड टिल्ट कर ले, आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आप कम्युनिकेशन स्किल आपको किसके साथ इम्प्रूव करना है, अपने विद इन फैमिली करना है, घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, या स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्डअप करना है। मतलब ऐसा होता है कि मुझे नए नए लोगों से बात करनी है, और मैं नए लोगों से बात जब भी करता हूँ तो मुझे डर लगता है, या मुझे नए लोगों से हिचकिचाहट होती है बात करने में। सिग्नेचर करते हैं आप, सिग्नेचर में राइट हैंड साइड पे नीचे 2 डॉट डालना शुरू कर दीजिए। ओके, 2 डॉट डाल दिया। सिग्नेचर जहाँ एंड हो रहा है उसके नीचे 2 डॉट्स डालना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करिए, थोड़े दिनों में आप किसी से भी बात करना शुरू कर दीजिए। अब ये जैसे पहला सिग्नेचर जो है, इसमें जिसने किया है उसने अपना इनिशियल ए डाला है, ए से नाम स्टार्ट है, और बाद में सरनेम लिखा है जी। अब ये अगर हम ये सिग्नेचर अगर किसी का मेल का है या फीमेल का है, स्पेशली अगर फीमेल का है, क्योंकि मेल के तो सरनेम चेंज नहीं होते, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है फीमेल के उसमें, क्योंकि शादी के बाद कई बार वो सरनेम चेंज हो जाता है, और ऐसा कई बार सिग्नेचर हमें फीमेल के शादी के बाद ज़्यादा ऐसा दिखाई देता है। तो बेसिकली जो लोग अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे, तो सबसे पहले तो वो खुद ही अपने ऊपर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, या उनका खुद का जो सेल्फ अपने ऊपर अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, वो खुद खुल के नहीं आ रहे, अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब वो अपना सरनेम लिख रहे हैं, सरनेम लिखना बहुत अच्छा है, और अगर जो ऐसे सरनेम लिख रहा है कि अपने नाम के साथ में ही सरनेम, मतलब वो नाम के अंदर इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब
अगर ये शादी से पहले का है तो अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में बच्चा है, मतलब बच्चे को अपने पेरेंट्स से, अपने फादर मदर की प्रोटेक्शन या उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनका सपोर्ट उसको बहुत ज़्यादा चाहिए और वो बिना उनके नहीं रह सकता, या बिना उनका मतलब उनके एक होता ना ऊपर साया है, एक उससे प्रोटेक्शन है, ओवर प्रोटेक्टेड, या उसे हम कहें ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड अगर होता है तो वो भी ऐसा ही सिग्नेचर बनाता है, जहाँ पे बच्चे की इंडिविजुअलिटी बाहर नहीं आई, माँ बाप की संरक्षण में ही पूरा टाइम वो रहा, माँ बाप के पूरे उसमें ही रहा, और इसलिए माँ बाप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी जब होते तो ऐसा बच्चा सिग्नेचर बनाता है। और अगर ये शादी के बाद बनता तो हम बोलते हैं कि हस्बैंड की प्रोटेक्शन के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी। अगर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब शादी से पहले किसी का सिग्नेचर पूरा नाम लिख रहा हो और शादी के बाद वो अपना नाम कम कर दे और फिर वो ऐसा करे, और तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जब शादी के कुछ साल हो जाते हैं, मतलब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए किसी की शादी को, फिर 15 साल बाद वो सोच रहा है कि मेरी तो ज़िंदगी में पहले तो शादी से पहले ऐसे था, अब मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, घर को दे दी, परिवार को दे दी, मेरा कुछ बचा ही नहीं। तो ये बजाय कि एक दूसरे को कोसने के, समाज को कोसने के, अपने वो ये अपना उन्होंने खुद डिसाइड किया है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सरनेम चेंज नहीं, अपना नाम पूरा नहीं लिखा, सरनेम पूरा लिखा, या सरनेम को ऐसा ऊपर लिख दिया, या यही वर्ड इसके ऊपर भी आ सकता था, ये CA के ऊपर भी आ सकता था, या इसके ऊपर सर्कलिंग हो सकती है, कुछ भी। तो ऐसा कोई भी करेंगे तो हम बेसिकली बोलेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी जगह दूसरे को बिठा रहे हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलेगा, और सक्सेस भी नहीं मिलेगा, जितना सक्सेस चाहिए लाइफ में वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने आप को खुल के आप सामने लाएंगे ही नहीं, अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन एवरीथिंग, इन योर प्रोफेशन, इन योर पर्सनल लाइफ, एवरीवेयर। यहाँ हम एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे, हमें मंजूर है कि हमारे ऊपर एक प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच रहे हमेशा, तो जब तक वो कुकून में रहेंगे आप, जब तक आप अपनी शेल में रहेंगे, वो शेल को ब्रेक करके बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये जो है, दिस इज अगेन एब्सोल्युटली नॉट डन। अगर आपको सक्सेस चाहिए, इफ यू आर हैप्पी द वे यू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे रहिए। अब आज की डेट में, आजकल के समय में तो कोई नहीं चाहता, हर किसी को सक्सेस चाहिए, हर किसी को काम करना है, तो वो उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक सिग्नेचर नहीं है। अपना पूरा नाम लिखना, साथ में सरनेम लिखना, वो आपकी चॉइस है। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये मत कहिएगा कि मैंने बोला, ये मतलब ये मैंने नहीं बनाया, सोसाइटी का जो नॉर्म है कि फीमेल्स को अपना नाम चेंज करना पड़ता है शादी के बाद। बिल्कुल ठीक है, ये मेरे ऐसे भगवान राम के टाइम से चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ गोत्र भी बदल जाता है, सरनेम भी बदल जाता है, तो सरनेम बदलना पड़ता है। जो फीमेल्स शादी के बाद भी सरनेम अपना चेंज नहीं करती है, ठीक है, बहुत साल हो जाते हैं आजकल, अब तो फैशन भी चल रहा है, मेडन नेम भी रखेंगे, सरनेम भी रखेंगे, दोनों रखेंगे जी, अपना पहले वाला भी नाम रखेंगे, जो नया हो गया वो भी रखेंगे, तो दो सरनेम आजकल एक के बाद मिलते हैं। उनमें एडजस्टमेंट इश्यूज आने 100% गारंटीड है। दिस मीन्स कि जो भी फीमेल है उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, और जो लोग अपना सरनेम चेंज नहीं करते हैं और पुराना सरनेम यूज कर रहे हैं, जो लोग अपनी शादी से पहले वाला सरनेम यूज कर रहे हैं और नया सरनेम यूज नहीं कर रहे, और ये बहुत लंबा चल जाता है, तो ऐसा हो कि 5 साल हो गए शादी को, फिर वो चेंज भी नहीं कर पाते, और फिर वो अभी नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई समय आएगा जिस समय लड़ाई झगड़े, मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आई अंदर, आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए सामने वाले को। अब मेल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेल में तो नहीं करना चेंज, तो ये फीमेल्स को ही करना है, ये फीमेल्स के अंदर ही प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहीं पे वो सोसाइटी का नाम है, फिर मैंने नहीं कहा। अब ये दूसरा नाम जो है, यहाँ पे ये लोकनाथ नाम लिखा हुआ है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नेचर में ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंशन है, मतलब एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं, पहला लेटर भी बड़ा है, वो भी अच्छी बात है, ये भी पहला लेटर भी बड़ा होना चाहिए बाकी लेटर से, कम जो सेकंड लेटर है उससे कम से कम 2 से 2.5 गुना पहला लेटर होना चाहिए, तो वो पहला लेटर बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ इतना है कि सारे कुछ लेटर्स अलग अलग हैं, कुछ लेटर्स जुड़े हुए हैं, और मतलब हम इसको देखकर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं नाम क्या लिखा है, इसको देख के हम पढ़ सकते हैं नाम क्या है, नहीं पढ़ सकते नाम, तो नाम नहीं पढ़ पा रहे। जब भी कोई इलेजिबल, इसको हम बोलते हैं इलेजिबल सिग्नेचर, जब सिग्नेचर ऐसा हो जिसका हम नाम नहीं पढ़ पा रहे, उसका मतलब बेसिकली ये है कि वो अपनी पर्सनालिटी को बताना नहीं चाह रहा,
वो नहीं बताना चाह रहा कि वो कि अंदर क्या है और कोई उसको जाने, वो नहीं चाहता कि लोग उसको समझे, राइट। वो नहीं चाहता लोग उसको जाने, वो जितना अंदर है वो अपने अंदर ही रहना चाहता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाना जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और निकल जाएंगी। कोई भी चीज़ लिखा है किसी ने वो हम डाल देंगे। अब जो हमने एक बात करी थी डॉट की, आपने पूछा था पीछे क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये शालिनी जी का जो सिग्नेचर है लास्ट वाला, इसमें लास्ट में यहाँ पे उन्होंने लाइन के आगे डॉट लगा दिया है, राइट। यहाँ पर भी ये सुनने में, दूसरों की बात मानने में ये अपनी ही चलाएंगी, ये किसी की नहीं माने। इस बात से तो मैं ही एग्री कर देती हूँ। तो ये अपनी ही चलाएंगी। ये डॉट जो है वही वाली बात है, मेरा वचन ही शासन है। तो ये वो वाली कहानी आ जाती है कि मैं, बट ये डेंजरस है। ये अपने करियर, अपनी प्रोग्रेशन के आगे फुल स्टॉप लगाने वाली भी बात है। दो मतलब है इसके, एक तो मैं अपनी चलाऊंगी, तो ये तीसरा सिग्नेचर बस, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये वाला है। हाँ, ये इंटेलिजेंस को भी बताता है, इंटेलिजेंट है। पहला लेटर छोटा है, ये कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, इसको बड़ा होना चाहिए। पहला लेटर सिग्नेचर का हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरा लेटर उसका आधा ही है, कम से कम 2 से 2.5 गुना लेटर, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। और फिर ये स्ट्रेट लाइन के आगे ये डॉट जो है ये गड़बड़ है। डॉट हट जाए, पहला लेटर बड़ा हो जाए, दिस इज गुड। ओके। और बीच वाले में जो नीचे लाइन हम डालते हैं ना, ये हम लाइन डाल सकते हैं। क्या हेल्दी, एक अच्छे सिग्नेचर के लिए बहुत अच्छा है कि हम नीचे हर सिग्नेचर के नीचे एक अंडरस्कोर डालें, एक लाइन। मैं भी सर अपना साइन करूंगी, मुझे क्या करना चाहिए मैं भी जानना चाहूंगी आपसे। देखिए ये मतलब हमारे उसमें हम इसको डिजास्टर बोलते हैं, इस ऐसे सिग्नेचर को। जब भी कोई लेटर किसी एक लेटर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है जी, मतलब आपने डोमिनेंस कबूल कर ली, सामने वाला जो भी है। अब जहाँ एस जो है, अब देखिए सिग्नेचर के अंदर आपका पहला नाम आप खुद है जो आप लिखते हैं, वो आपकी इंडिविजुअलिटी है। जो दूसरा सरनेम है, सरनेम का पहला लेटर वो या तो शादी से पहले हम फादर मदर को हम बोलेंगे, अगर पेरेंट्स को हम कह सकते हैं, और जो नहीं तो शादी के बाद की अगर हम बात करेंगे तो वो हस्बैंड को कहता है जी। यहाँ पे आपने जैसे बी के ऊपर एस लगा दिया है, तो मतलब ये आपने हस्बैंड की डोमिनेंस को कबूल कर रखा है। अगर आप कंप्लेंट करें कि जी मेरा हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, मुझे कुछ, मैं अपनी कुछ नहीं कर पाती, या मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, या बहुत डोमिनेशन मुझे फेस करना पड़ रहा है, तो आप ही ने कहा है कि करो, या आपने अपना कबूलनामा दिया है, या आपने कहा प्लीज, आपने इनवाइट किया कि ऐसे ही करो। और अगर आपका शादी से पहले का सिग्नेचर पूरा नाम लिखते थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। शादी से पहले का भी सिग्नेचर मैं आपको दिखा देती हूँ। डोमिनेटिंग नहीं कह सकते, हाँ इन्फ्लुएंस हूँ मैं उनसे। आप इन्फ्लुएंस कहें, डोमिनेटिंग कहें, चाहे आप नहीं, उसमें फिर हमें दोनों का सिग्नेचर देखना होगा ना कि वो कितना एडजस्ट कर। शादी से पहले का सिग्नेचर, इस वाले सिग्नेचर के अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखा, पूरा नाम लिखते हैं विच आपकी इंडिविजुअलिटी पूरी दिखाई देती है। यहाँ पे आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना चेक कर सकते हैं, शादी के बाद पहले क्या था, शादी के बाद क्या हुआ। पहले आप क्या पर्सनैलिटी थी, शादी के बाद कितनी पर्सनैलिटी में फर्क आ गया। ओवरऑल पर्सनैलिटी थोड़ा सोच के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा फर्क इसमें दोनों लोगों में आ गया है एज एन इंडिविजुअल। और इसका सबसे बड़ा जज कोई दूसरा नहीं, आप खुद हैं। राइट। मतलब कोई और नहीं बता सकता कि आप शादी से पहले क्या फील करते थे, कितना कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या सेल्फ एस्टीम थी, क्या सेल्फ वर्थ थी, वो सब यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। सोलंकी लिखिए, पूरा लिखिए, भारती को मत छोड़िए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। भारती सोलंकी लिखिए। हाँ, पूरा नाम हर किसी को अपना फर्स्ट नेम सिग्नेचर में जरूर और जरूर और जरूर लिखना चाहिए। क्या बात है सर, ये मैं नहीं लिखा तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ओके, तो इसे चेंज करने के बाद कंटिन्यूसली हमें कितना रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए इसका इम्पैक्ट आने के लिए? इम्पैक्ट आने के लिए कम से कम 1 लाख बार सिग्नेचर करना है, क्योंकि ये बहुत गहरा न्यूरल पाथवे है जिसको हमें चेंज करना है। तो उसको हम जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। और अगर हम कम से कम 1 लाख बार 6 महीने के अंदर कर पाए, साल भर में कर पाए, भाई 1 लाख लगे कितना हो गया। तो अगर हम मान लीजिए डेली के 500 सिग्नेचर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 पेज भरना है, अपना नाम ही लिखना है, तो वो नाम लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, साइज बड़ा करिए सिग्नेचर का। जो यहाँ पर साइज ज़रूर मैटर करता है, तो प्लीज़ सिग्नेचर का साइज बड़ा करिए। और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए डेली। भले 1 पेज लिखो, चाहे 10 पेज लिखो, जब जितना टाइम है, जब मौका मिले तब करिए, और करते रहिए। आपको विद इन अ मंथ यू विल फील द डिफरेंस।
क्या बात है। और 2 महीने के अंदर बाकी आसपास लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या बात है। तो सबसे पहले अब क्योंकि हमारा पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें आपके साथ रिक्वेस्ट ही हमारी कि आप जितनी भी एक पेरेंटिंग पे हो गया, सेक्सुअलिटी और हैंड राइटिंग के साथ में, तो उस पर हम एक इंडिविजुअल अलग अलग पॉडकास्ट करते हैं हर किसी को। तो अगर आप परमिशन देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम शूट करते हैं इन सारी चीज़ों। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग ये 2 चीज़ें जो है उन पर हम बात कर सकते हैं, हैंड राइटिंग के से रिलेटेड, सबसे बड़े पेरेंटिंग के लिए, पेरेंटिंग भी और सेक्सुअलिटी भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आजकल के यंग जेन ज़ी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कि रिलेशनशिप्स को कैसे देखें, तो हैंड राइटिंग से हम रिलेशनशिप्स को कैसे देखें जी। तो मतलब इनफैक्ट हम तो ये बोलते हैं जब कोई नेक्स्ट डेट पे जाएगा उससे पहले उसका साइन मंगा ले, उसका हैंड राइटिंग सैंपल मंगा ले, फिर फाइनल करे कि इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट हम पॉडकास्ट उस चीज़ पे करें। जो सर हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा सब लोग अपना हैंड राइटिंग पे ज़रूर ध्यान दें, 1 पेज डेली लिखें, कुछ भी लिखें। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी मेंटल टेंशन को, अपने थॉट्स को पेपर पे लिखने से अच्छा कोई और रिलैक्सेशन नहीं है। ज़रूर लिखें, साथ में अपना सिग्नेचर ज़रूर ठीक करें। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। आज मैंने ही खुद बहुत कुछ सीखा आपसे, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कोई वेट कर रहा हो कि शायद उसे प्रॉब्लम आ रही हो, समझ ही नहीं पा रहा हो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। हो सकता है इसकी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि मुझे ये जानना था, मुझे ये जानना था, मैम शायद ये सवाल कर लेती। तो उन सवालों को ज़ाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम देगी या हम अपनी टीम की तरफ से उसका आंसर करेंगे। और जितना ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, 100+ हुए तो सिर्फ आपके कमेंट पे ही एक पॉडकास्ट कर लेंगे। तो प्लीज़ वेट मत करिए और सोचिए मत। सोचने से आपकी सोच वेस्ट हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इसका मुझे कुछ आंसर भी मिल सकता था। तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना कमेंट वहाँ करिए जो भी आप जानना चाहते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।